हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे BHI 142 के लिए यूनिट 5 का सेकंड क्लास। इससे पहले हम लोग यूनिट 5 का जो फर्स्ट क्लास देख चुके हैं वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गया था। इसकी वजह से मैंने उसमें भी बता दिया कि सेकंड क्लास जो बहुत ही जल्द आने वाली है यूनिट 5 के लिए। तो अभी आ गया ये यूनिट 5 का सेकंड क्लास है। ओके, तो इसका एक प्लेलिस्ट बना गया है जो यूनिट 1 से 5 तक का कवर करा चुके हैं और BHI 142 के नाम से एक प्लेलिस्ट है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। वो सभी के सभी क्लासेस आप जरूर कर ले, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। जैसे कहा जाता है 5.3 में शिक्षा और विकास के बारे में। इससे पहले जो 5.2 में देखे थे हम लोग मेजी के बारे में और तोकुगावा के बारे में जो है उसके बारे में चर्चा किए थे। अब आगे उससे कहा जा रहा है यानी कि मेजी और तोकुगावा के शासनकाल में जो शिक्षा और विकास किस तरह से होती है उसके बारे में चर्चा की गई है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, मेजी कालीन जापान को कई शिक्षा व्यवस्थाएं तोकुगावा काल के विरासत से मिली। और मैं बताने से पहले एक बात कह रहा हूँ कि मेरे बैकग्राउंड से जो भी साउंड आ रही है उसको इग्नोर कीजिए। ओके, अगर मैं बैकग्राउंड के लिए रुका रहूँ तो हो सकता है कि क्लासेस काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगी। ओके, तो इसलिए आप सभी मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए। बैकग्राउंड में जो भी है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ओके, तो चलिए देखिए क्या कहा जाता है इसमें। मेजी कालीन जो हम लोग पढ़े थे, मेजी कालीन जो ना, मेजी कालीन से पहले हम लोग का तोकुगावा काल आया हुआ था। ये जापान की बातें हैं। जापान में जो पहले तोकुगावा काल आया तो उसके बाद मेजी आया था। तो तोकुगावा काल में जो काफ़ी ज़्यादा विकास किया था शिक्षा के बारे में, जो है ना मतलब बहुत सारे देशों में जाके उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, उसके बारे में वहाँ की प्रकृति कल्चर के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की। तो यही कहा जा रही है मेजी कालीन के समय में जो है ना बहुत सारा चीज़ें जो ना आपको शिक्षा व्यवस्था थी वो तोकुगावा का शासनकाल से जो ना विरासत में मिली। तो बोलता ना कि आपका जो ना आपके दादा परदादा जो ना काफ़ी ज़्यादा अमीर थे तो उसकी विरासत में आपके पापा और आप हो अमीर। ओके, तो यही बातें कही जा रही है। उसके बाद कहा जाता है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें शिक्षा के प्रति एक ऐसा रवैया विरासत में मिली जो शिक्षा के महत्व और आवश्यकता को समझता हो। मतलब शिक्षा का विरासत तो मिला लेकिन एक ऐसा विरासत मिला जिससे कि जो उसका शिक्षा और महत्व के बारे में जो है ना काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता समझना चाहिए था, जो मेन चीज़ था वो उसको मिला। उसके बाद कहा जाता है तोकुगावा काल के दौरान देश में मंदिर हो, स्कूल हो फैले हुए थे। ठीक है, यहाँ लिखना पढ़ना गणित सिखाए जाते थे। ठीक है, उसके बाद इन स्कूलों का उद्देश्य एक ऐसा बुनियादी ज्ञान देना था जो छात्रों को समाज में प्रभावी ढंग से काम करने योग्य बनाए। इन स्कूलों तमाम स्कूलों जो है ऐसी शिक्षा दिया जाता था जिससे कि वो जो ना ऐसी बुनियादी पर ज्ञान प्राप्त करे जिससे वो समाज के लिए जो ना कुछ कार्य सके, आगे बढ़ सके और देश को प्रोग्रेस करवा सके। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है वे ए प्राइमर ऑन बिजनेस जैसी किताबों का प्रयोग करते थे। ए प्राइमर ऑन बिजनेस जैसी पुस्तकों का इस्तेमाल करते थे। जैसे आप अभी इग्नू की पुस्तक इस्तेमाल कर रहे हो उसी तरह से उसके लिए जो है एक प्राइमर ऑन बिजनेस के लिए एक किताब होता था। ठीक है, उसका उपयोग करते थे। हान द्वारा संचालित ऐसे स्कूल थे जिनमें बड़ी संख्या में सेमुराई आते थे। ठीक है, जहां शिक्षा व्यवहारिक की अपेक्षा साहित्यिक अधिक होती थी। सेमुराई आते थे और वहाँ जो शिक्षा व्यवहारिक के रूप में जो ना इसकी अपेक्षा जो इसकी तुलना में जो ना वहाँ साहित्यिक अधिक आते थे। ओके, उसके बाद बखूपू जो है एक नेता बुद्धिजीवी थे। वो उन्होंने क्या किया था, सोहेके का भी स्थापना किया था। सोहेको का स्थापना किया था और यहाँ जो ना सोहेका के में ही वहाँ पे कानून के बारे में, चीनी कलासियों के बारे में, प्राचीन ग्रंथों के बारे में, गणित की शिक्षा के बारे में जानकारियाँ देती थी। एक प्रकार का बोले तो सोहेको को संस्थान कहा जा सकता है, कोचिंग संस्थान या विश्वविद्यालय कहा है। ठीक है, उसके बाद बखूबू ने इसको बनाया था। ओके, बखूबू द्वारा स्थापित कई जेजू जिसे विदेशी ज्ञान जर्नों का स्कूल हुआ करता था पश्चिमी संबंधी ज्ञान का स्रोत बन गया। इससे इस तथ्य का प्रमाण मिलता है कि शासक ताकतों को बाहरी दुनिया के अध्ययन की चिंता थी। इससे हम लोग को ये जानकारियाँ प्राप्त होती है कि जो ना बाहर शासक को जो ना बाहरी ताकतों के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करने में जो उसकी चिंता होती थी। ओके, चलिए आगे कहा जाता है 19वीं शताब्दी के मध्य तक 250 हान स्कूल स्थापित हो चुके थे। डच प्रभाव के फलस्वरूप पश्चिमी ज्ञानार्जन के स्कूलों की स्थापना हुई। ओके, डच जिस प्रभाव इस पर जो है ना इसके फलस्वरूप ही यहाँ पे जो ना ज्ञान अर्जन के लिए, वहाँ पे ज्ञान के स्थापित करने के लिए, अध्ययन प्राप्त करने के लिए 250 लगभग जो ना हान स्कूल बन गए थे और यहाँ पश्चिमी जो है ना स्कूलों की स्थापना होने लगी थी। उसके बाद तोकुगावा कालीन स्कूल आधुनिक व्यवस्था या पद्धति के नहीं थे, वे केंद्रीकृत थे और प्राय अध्यापक के घर में ही चलते थे। ये जो है ना क्या करते थे, सारे स्टूडेंट जो ना अध्यापक के घर में जाया करते थे और छात्र एक निश्चित पाठ्यक्रम वाले स्कूल में जाने के बजाय अपनी पसंद के अध्यापकों के पास पढ़ने जाते थे। ठीक है, इससे अत्यधिक विविधता की गुंजाइश बनती थी। ठीक है, ये बातें कही गई है। उसके बाद कहता प्रारंभिक प्रयास, इसकी शुरुआती दौर पर क्या प्रयास था उसके बारे में कही जा रही है। यह एक रोचक तथ्य है कि मेजी पुनर्स्थापना के बाद के साथ और देश के गृह युद्ध और क्रांति गड़बड़ी में फंसे होने पर भी सरकार ने हमारे मानव संसाधनों के परिष्कार के लिए ये स्कूल खोले।
जब मेजी पुनर्स्थापना जो हुई थी, इसके साथ साथ जो है देश में गृह युद्ध चल रहा था, क्रांति चल रही थी, बहुत सारी गड़बड़ी चल रही थी, बाहरी आक्रमण हुआ करता था। इसके साथ साथ जो है वहाँ के जो गवर्नमेंट थी, सरकार जो थी, वो हमारी जो संसाधन थी, हमारी जो पर्यावरण, जो हमारी मानव संसाधन का जो परिष्कार कर लिया था, इसके लिए स्कूल खोला गया था फिर भी। क्लियर। उसके बाद 1869 1869 में टोक्यो में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। जो जापान की राजधानी टोक्यो है, वहाँ पे एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1871 ईस्वी में एक शिक्षा मंत्रालय का कायम किया गया और 1872 में सरकार ने एक शिक्षा अधिनियम जारी किया, जिसमें देश को 8 विश्वविद्यालय जनपदों में बांटा गया। समझ में आ गया। और इनका फिर 32 माध्यमिक स्कूल जनपदों में उप विभाजन किया गया। इसकी शुरुआती दौर पर जो किया था, जो 1869 ईस्वी में टोक्यो में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया, फिर 71 में जो है शिक्षा मंत्रालय का कायम किया, फिर 72 में उन्होंने शिक्षा अधिनियम चालू किया था। फिर इस तरह से जो है वहाँ पे टोटल 32 माध्यमिक स्कूल का स्थापना किया था, विभाजन कर दिया था, बंटवार दिया था। उसके बाद माध्यमिक स्कूल जनपदों को एक बार फिर 210 प्राथमिक स्कूल जनपदों में बांटा गया। ठीक है। माध्यमिक स्कूल जो थे, मध्यम स्कूल के थे, उसको भी लगभग 210 स्कूल में विभाजित कर दिया। इस व्यवस्था के बाहर सरकार ने कृषि महाविद्यालय, वाणिज्यिक अध्ययन केंद्र जैसे स्कूलों का भी विश्वविद्यालय की स्थापना की। क्लियर, यहाँ तक समझ गया। उसके बाद मेजी कार्यक्रम एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम था, लेकिन इसके सामने वित्तीय कठिनाइयाँ भी थी। दूसरे देशों से सीखने के साथ इसमें और भी सामंजस्य और बदलाव हुए। इस तरह से जो विदेशियों से ये सब जानकारियाँ प्राप्त करते थे, इकट्ठा करते थे, जैसे पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो इससे जो समझ आया और काफ़ी ज़्यादा बदलाव, चेंजिंग देखने को मिला। ठीक है। शिक्षा का बजट जो है, एक बड़ा हिस्सा छात्रों को विदेशों में पढ़ने भेजने में खर्च हो जाता था। सही, जाहिर सी बात है। अभी मान के चलो अपना घर से या विदेश जाओगे तो खर्च होगा ही। उदाहरण के लिए 1873 में कुल 80 लाख येन से 1 करोड़ येन विदेशियों में पढ़ाई के लिए थे। यानी कि 80 लाख येन जो है जापान के रुपया जैसे वहाँ की मुद्रा है, ठीक है, तो पढ़ाई के लिए खर्च किए करते थे। शिक्षा अधिनियम 1872 ईस्वी में जो स्थापित हुआ था, जिस अर्थव्यवस्था को रखा गया था, वो फ्रांसीसी व्यवस्था में नमूने पर आधारित हुए थे। वहाँ के जो फ्रांसीसी व्यवस्था के एक जरिए, एक नमूने, एक जो ना उस पर आधारित हुए थे। फिर भी इसके महत्वपूर्ण तरीकों से उससे भिन्न थी। जो फ्रांसीसी व्यवस्था के जो थे, उसके अलावा इसके जो अपेक्षा जो है अपन जापान की जो है इसकी अधिनियम जो तारीख जो स्थापित किया था, इससे तरीके मतलब दोनों की तरीके जो काफ़ी ज़्यादा इसमें डिफरेंट देखने को मिली थी। जापान में ये एकपंथी व्यवस्था थी। जापान में जो है एकपंथी ही व्यवस्था थी, जिसमें प्राथमिक शिक्षा मुफ्त में थी, जबकि फ्रांस में द्विपदीय व्यवस्था थी, जिसमें 1933 तक प्राथमिक शिक्षा चर्च यानी धार्मिक संस्था का नियंत्रण रहा। ये जो फ्रांस और जापान के बारे में कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है। जापान में जो है ना शुरुआती तौर पर शिक्षा जो प्राथमिक जो है, जो 1 से 5 तक होती है, उसको जो मुफ्त में करवाए थे, और जो फ्रांस में जो द्विपदीय था, वो 1933 तक जो प्राथमिक शिक्षा पर चर्च यानी कि धार्मिक व्यवस्था का नियंत्रण रहा। लेकिन इस व्यवस्था में विरोध में दंगे भी हुए और जनता को इन स्कूलों की स्थापना और संचालन में आने वाली लागत एक बड़ा हिस्सा अपनी जेबों से देना होता था। ठीक है। और उन्हें यह बोझ बहुत भारी लगता था। 1873 में स्कूलों को दी जाने वाली सरकारी व्यवस्था सहायता कुल बजट का केवल 12% थी। क्लियर। उसके बाद नई शिक्षा व्यवस्था का वित्तीय बोझ विरोध का एक कारण बना। ये जो नई शिक्षा का जो है सिस्टम बनाया, वो एक लगभग शिक्षा का एक बोझ बनने लगा। ठीक है। इस नई व्यवस्था को चलाने वाले अध्यापक और सामग्री भी अपर्याप्त साबित हुए। इस व्यवस्था में जो नए सिस्टम्स लाए, उसमें चलाने वाले जो टीचर्स थे, उनको भी जो सामग्री में जो ना अपर्याप्त साबित हुए, वो सही तरीके से साबित नहीं हो पाया। पाठ्य पुस्तकें बहुत ही कम थी। बुक जो है, बुकों की मात्रा जो है बहुत कम ही थी, और जो पाठ्य पुस्तकें थी भी, उनके विषय में अध्यापकों का वास्तव में ज्ञान नहीं था। जो भी पुस्तक उपलब्ध थे, वो उसकी भी जानकारियाँ उसको सही तरीके से प्राप्त नहीं था। ठीक है। और उसके बाद 1876 में 52,000 अध्यापकों में से 1/6 को ही नहीं व्यवस्था के तहत अप्रशिक्षित किया गया था। अंतिम बात, जीवन के और पक्षों की तरह शिक्षा का पश्चिमीकरण किए जाने पर भी प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई। ठीक है। जो अंतिम बात यह है कि जो जीवन हो और जीवन के और पक्षों की बात जो है, उसकी तरह जो पश्चिमीकरण, जो पश्चिमी देशों के लिए, उसने जो है इसके प्रतिकूल प्रतिक्रिया प्रभाव डाला। दंगों का लक्ष्य केवल वित्तीय बोझ ही नहीं था, बल्कि ग्रेगोरियन कैलेंडर का थोपा जाना भी था। ये जो है, जैसे कि जो वित्तीय बोझ है, मतलब ये दंगा फसाद जो होने लगा था कि नहीं, यहाँ पर एक तो टीचर सही तरीके से उसको ज्ञान नहीं दे रहा, ना ही पुस्तक अवेलेबल है, और रुपया पैसा लेने लगे, तो इस प्रकार के दंगा हुआ। दंगा का जो नहीं सिर्फ ये जो वित्तीय बोझ नहीं था, यानी रुपया पैसा का बोझ नहीं था, बल्कि जो वहाँ के क्या होता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो जारी किया था, वहाँ भी थोप दिया था उसको कि इसको आपको फॉलो करना होगा। ठीक है। फिर 1875 में अमेरिकी विचारों ने से प्रभावित एक शिक्षा अध्यादेश ने कुछ बदलावों की नींव रखी।
इस तरह से जो 1873 में सब दंगा वगैरह हुआ। उसके बाद 1875 ईस्वी में जो अमेरिका के विचारकों से प्रभावित हुआ, उसके बाद वहाँ देखा तो इसके बारे में जो एक अध्यादेश के माध्यम से इनको बदलावों में शुरुआत की, और जिसने और अधिक विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वायत्ता को जन्म दिया। इन सुधारों की नींव उस समय रखी गई जब जन अधिकार आंदोलन और मजबूत हो रहा था। ये जो है ऐसा जो विचार जो था उस समय रख रहा था जबकि वहाँ जन अधिकार आंदोलन जो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो रहा था, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा था, उस समय ही विचार रखा गया और पश्चिमीकरण के विरुद्ध लहर बढ़ रही थी। इस तरह से जो ना पश्चिमीकरण में जो ये सौदा जो था, ये विचार जो था अच्छा नहीं लगा तो इसका विरोध करने लगा, ठीक है। और विचारक परंपरागत मूल्यों पर और अधिक जोर देने की मांग कर रहे थे। सुधारों के यह प्रयास इन समस्याओं से निपट नहीं पाए और असफल रहे, ठीक है। यह रहा आपका पहला प्रयास। उसके बाद सेकंड में कहा जा रहा है, देखिए सेकंड में कहा जाता है मंत्रिमंडल के अधीन सुधार। इसमें जो काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिले, इसके बारे में देखिए कहा जाता है सन 1885 ईस्वी में मंत्रिमंडल व्यवस्था की शुरुआत हुई। जैसे 1875 ईस्वी तक ये दंगे फसाद हुए थे, उसके बाद 1885 ईस्वी में क्या होता है, मंत्री व्यवस्था का स्थापना हुई थी। देखिए ईयर आपको याद रखने होगी, 1872 ईस्वी में जो इन्होंने शिक्षा के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था। 1871 ईस्वी में विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और 1875 ईस्वी में जो दंगे फसाद हुए थे, उसके बाद 1885 ईस्वी में मंत्रिमंडल व्यवस्था की शुरुआत हुई और मोरी ओरिनोरी पहला शिक्षा मंत्री बने थे। जापान का पहला शिक्षा मंत्री मोरी ओरिनोरी बना था, ठीक है। मोरी ओरिनोरी, ठीक है, पहला शिक्षा मंत्री बना था, ठीक है। उसके बाद कहा था परसा के तरीकों से प्रभावित मोरी शिक्षा के विषय में हमेशा चिंतित रहा था, ठीक है। यहाँ जो सिचुएशन था उसके बारे में शिक्षा मंत्री जो ना काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, उस चिंतित थे। उसके तो बाद शिक्षा को राष्ट्र के विकास से घनिष्ठता से जुड़ा हुआ मानता था। सही बात है, शिक्षा अगर नहीं रहेगी, व्यवस्था सही तरीके से नहीं रहेगी, वो राष्ट्र का विकास कैसे होगा, देश के विकास कैसे होगा, प्रोग्रेस कैसे करेगा, ठीक है। तो इस तरह से बातें वो जुड़ा हुआ मानते थे, इससे रिलेट करते थे। और उसने लिखा तमाम स्कूलों के प्रशासन में यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कुछ करना है वो छात्रों के लिए नहीं बल्कि देश के लिए, ठीक है। वो कह रहा था, ये उन्होंने कहा ये बातें कि कुछ भी करना है सिर्फ छात्रों के लिए नहीं बल्कि वो देश के लिए कुछ करना है, देश के लिए मरना है, मिट मरना है, देश के लिए प्रोग्रेस करना है। इस तरह लोगों को आज्ञाकारी भी होना चाहिए और प्रशिक्षित भी, ठीक है। मोरी ने लोगों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता को माना, लेकिन उसने यह भी समझा कि आलोचना की भावना राज्य के विरुद्ध भी मोड़ी जा सकती थी और सरकारी व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर सकती है, ठीक है। इस तरह बातें कही गई मोरी के अनुसार, ये सभी बातें तमाम बातें हुई। इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मोरी के सुधारों में एक दोहरा ढांचा कायम किया गया, ठीक है। उसके बाद स्कूली शिक्षा को राजनीतिक उद्देश्यों के अधीन रखा गया और राजभक्ति और देशभक्ति की भावना बनाने पर जोर दिया। मोरी ने क्या किया, एक तो स्कूली शिक्षा को काफ़ी ज़्यादा उद्देश्य दिया कि नहीं इसको बढ़ाओ। उसके बाद उन्होंने क्या किया, राजभक्ति और देशभक्ति के लिए उसको प्रोत्साहन दिया। आप देश के लिए पढ़ो, देश के लिए आगे बढ़ो, देश के लिए विकास करो, देश के लिए अध्ययन करो, ठीक है। उसके बाद दूसरी ओर विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा अपेक्षाकृत स्वतंत्र रखी और उच्च स्तर के अनुसंधान और स्नातक प्रशिक्षण को प्रोत्साहित किया। इस प्रकार जो उच्च स्तर जो ग्रेजुएट हैं, अनुसंधान है, स्नातक है, उनके लिए जो ने ये प्रशिक्षण एजुकेशनल को इंक्रीज किया, प्रोत्साहित किया। उसके बाद कहता है टोक्यो विश्वविद्यालय की स्थापना 1877 ईस्वी में हुई थी, 1877 में हुई थी। टोक्यो जो जापान की कैपिटल है, ठीक है। उसके बाद लेकिन 1886 में शाही विश्वविद्यालयों की एक व्यवस्था कायम की गई। जो 1886 ईस्वी में जो है शाही विश्वविद्यालयों के लिए एक व्यवस्था कायम की गई थी और टोक्यो विश्वविद्यालय टोक्यो शाही विश्वविद्यालय बन गया। टोक्यो शाही विश्वविद्यालय बन गया जो टोक्यो विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित किया गया था। उसके बाद कहा जा रहा है कि राज्य ने एक उपयुक्त व्यवस्था बनाने को अत्यधिक महत्व दिया। वहाँ के जो राज्य थे, वो राष्ट्र जो थे, उन्होंने क्या किया था, व्यवस्था को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया था। और उसके बाद एयत के लिए शिक्षा पर बहुत नियंत्रण रख पाना संभव नहीं था क्योंकि इसे राज्य के प्रशासनिक ढांचे में रखा गया था। उसके बाद इसका अर्थ होता था कि शिक्षा भी सम्राट के नियंत्रण भी था और शिक्षा जो था वो सम्राट जो हुआ करते थे उसके नियंत्रण पे, उसके अधीन में था। उसके बाद 1883 ईस्वी में जब यामागाता ओरितोमो प्रधानमंत्री था, 1883 ईस्वी में जो जापान के प्रधानमंत्री के थे यामागाता अरितोमो जो है ना वहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब उसने एक अध्यादेश जारी किया। उन्होंने एक आदेश दिया कि यह आवश्यक कर दिया कि बुनियादी शिक्षा कानून में कोई भी बदलाव करने से पहले प्रिवी काउंसिल यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति ली जाए। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी बदलाव करने से पहले जो वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय जो उच्च न्यायालय होती है, जहाँ पे आपका आदेश होती है, उस पर आपको बताना होगा। उसके बाद वो सही तरीके से फैसला लेंगे, निर्णय लेंगे, उसके बाद ही कुछ किया जाएगा, इसमें बदलाव देखने को मिलेगा, अन्यथा कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते आप।
उसके 1913 ईस्वी तक जो है ना पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित करने का विशिष्ट अधिकार राज्य के हाथों में आ चुका था। इस प्रकार जो है 1913 ईस्वी तक पाठ्य पुस्तक प्रकाशित करने के लिए विशिष्ट राज्यों का हाथों में आ चुकी थी। ठीक है, तो इस प्रकार आपका 5.3 में जो आपका पॉइंट्स थी, टॉपिक्स थी, इसको हम लोग देख चुके हैं और यूनिट 5 में ये काफ़ी ज़्यादा सफिशियंट है, ये सफिशियंट है। आई होप कि आप जो 5 यूनिट 5 देख चुके, अच्छी तरीके से कंप्लीट आप सभी समझ गए होंगे। मेरा एक्सप्लेनेशन आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, तो इस तरह से यूनिट 5 को हम लोग देख चुके, बहुत ही जल्द यूनिट 6 भी आ जाएगी। सो प्लीज़ आप सभी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट के मैसेज में जो भी डाउट हो डाउट पूछिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।